अगेन इंपॉर्टेंट विच इज अबाउट, सेंटर ने मना कर दी है कि जो डी नोटिफाइड और नोमैडिक कम्युनिटीज हैं इनको हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। अब देखो SC ST OBC हर इनकी जो डिमांड्स हैं, मतलब जो रिकमेंडेशंस आती हैं कमेटीज के द्वारा, उनका मानना है कि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, डी नोटिफाइड जिनको कभी नोटिफाई नहीं किया गया, जब ब्रिटिशर इंडिया में हुआ करते थे तो ट्राइब, पीवीटीजी से बिल्कुल इसको अभी सेपरेट कर लेना। पीवीटीजी का आपने 5 क्राइटेरिया देखे थे जिसके बेसिस पे हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अभी इनका आप क्राइटेरिया भी देखोगे, डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। ये जो ट्राइब्स हुआ करती थी ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, मतलब कॉलोनियल इंडिया का टाइम पीरियड चल रहा है, तो वो बोलते थे क्रिमिनल्स हैं, दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स। तो इन ट्राइब्स को अब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमने अपने लॉज एंड रेगुलेशन बनाए, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपने ही लोगों को कि ये बॉर्न क्रिमिनल्स हैं। इसको कट कर दिया, इनके लिए हमने डिफरेंट एक्ट्स लाए कि इनको अब हम क्रिमिनल्स एक्ट्स के अंडर नहीं रखेंगे, वो एक्ट्स कट कर दी जो ब्रिटिशर ने दे रखी थी। अभी क्या बोला जा रहा है कि इनकी दोबारा से रिक्लासिफिकेशन होनी चाहिए अंडर SC ST OBC। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वल्नरेबल रह गए हैं, इकोनॉमिकली भी, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी, और इनका जो नोमैडिज्म का क्या मतलब होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, है ना। सेमी नोमैडिज्म का क्या मतलब है, टेम्परेरी घर होगा आपके पास। नोमैडिज्म मतलब पूरी तरह से माइग्रेशन आपको मिलेंगे, कभी रुकेंगे नहीं एक जगह पे। सेमी नोमैडिज्म मतलब बारिश होगी, सर्दी होगी, शायद उनका जाने का मन नहीं है, वो अपनी जगह पे आके रुक जाएंगे, वैसा वर्सा भी हो सकता है। बीच में नोमैडिज्म शो करेंगे, बीच में वो अपने परमानेंट हाउसेस में भी रहेंगे। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, एक कमीशन याद रखना है यहाँ पे, धेबर कमीशन। धेबर कमीशन डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक? गलत, वो पीवीटीजीज को लेके था, ठीक। ये कमीशंस के ऊपर सवाल बनते हैं, ध्यान में रखना। धेबर कमीशन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड था। इसके साथ कौन कौन से हैं, एक आप रैंके कमीशन याद कर लो, रट लेना है। रैंके कमीशन ने भी क्या अपनी रिपोर्ट दी थी कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर से भी इनको लात पड़ती है, तो उन सारी चीजों के बारे में रैंके कमीशन ने बात करी थी। बालकृष्ण रैंके थे इसके मेन जो हेड थे, इस वजह से रैंके कमीशन पड़ गया ना। और भी बड़े सारे कमीशंस हैं, एक्ट्स हैं। सीड करके एक स्कीम आती है, सीड, इसको याद रखना, सीड। देखो, डी फॉर डेवलपमेंट, ई फॉर एम्पावरमेंट, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर स्कीम। सीड स्कीम ये किसके लिए लाई गई है? आंसर आपका डी नोटिफाइड, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स, इनको लेके है। तो अभी सेंटर ने मना कर दिया कि इनकी रिक्लासिफिकेशन हमने नहीं करनी है। अब थोड़ा सा और इश्यू पढ़ लेते हैं, रिक्लासिफिकेशन करनी क्यों है। देखो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम इनके लिए लेके आती है, आपको नंबर नहीं पता, कहाँ पे इनको डाला गया है वो भी नहीं पता, तो आपकी जो स्कीम है, जो उसमें फंड आएंगे वो वेस्ट करेंगे। हर एक वेलफेयर स्कीम का पर्पस होता है वो वेस्ट हो जाएगा। वन बाय वन देखो, तो सेंटर ने डिसाइड करा है कि हम रिक्लासिफाई नहीं करेंगे डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज को। याद रह जाएंगे तीनों शब्द, इजी हैं। और 268 है ये टोटल। किसके अंडर नहीं इनको क्लासिफाई करेंगे? तो SC ST एंड OBC के अंडर। और जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन इन टोटलिटी, टाइम और स्पेस को इंक्लूड करके। इवोल्यूशन भी यहाँ पे पढ़ा जाता है, आज के टाइम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी पढ़ा जाता है, सोसाइटी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, लिंग्विस्टिक फैक्टर, उनका कल्चर, वो सारी चीजें स्टडी करी जाती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो इन्होंने जो सर्वे करे, इतने सारे रिकमेंडेशन के बावजूद सेंटर ने डिनाई करा है फॉर नाउ कि इसको हम रिक्लासिफाई नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे बोला, और अगर रिक्लासिफाई नहीं करना है तो आपकी जो सीड नाम की स्कीम आती है, जिसमें आप इतना सारा फंड एलोकेट करते हो, ताकि जो इन कम्युनिटीज से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती है, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो नंबर ही क्लियर नहीं है। तो इस सारे इशू को एड्रेस करने के लिए ये चीज बोली गई थी। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में देख लो। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है। अब देखो, 1871 का टाइम पीरियड है, मतलब ब्रिटिशर्स की यहाँ पे बात हुई है। ये इनको बोलते थे कि दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स, होता कुछ नहीं था। ब्रिटिशर अपने फायदे के लिए वहां पे जाते थे, फायदे के लिए जाते थे, ये भगा देते थे कि तुम निकलो यहाँ से। कई बार वायलेंट हो जाते थे, अटैक करने की टेंडेंसी पे आ जाते थे। तो ब्रिटिशर मानते थे खुद को डोमिनेटिंग व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि हम तो सबको सिविलाइजेशन सिखाने के लिए आए हैं, सभ्य इंसान कैसे बने। तो ये पीटने पे आ जाते थे। तो इन्होंने इनको क्या स्टेटस दे दिया? क्रिमिनल ट्राइब्स का। भारत एक खोज करके सीरीज आती है, उसमें देखना, उनमें दिखाया गया है ट्राइबल्स को क्यों इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाई गई थी इनके लिए 1871 में। अटैक करते थे वो, अपने राइट के लिए अटैक किया करते थे। आप इन्वेड करोगे किसी की टेरिटरी में, ऑब्वियस सी बात है वो आपको अटैक करेंगे। तो ये 1871 की थी। पर
जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब ध्यान गया कि हम इनको क्रिमिनल नहीं बोल सकते, तो अपने ही लोग हैं। तो डीक्रिमिनलाइजेशन करने के लिए इनके लिए जो वर्ड यूज करा गया आफ्टर 1952 वो था डी नोटिफाइड। इनको नोटिफाई ही नहीं करा गया है, नोटिफिकेशन में ही नहीं है, इस वजह से डी नोटिफाइड वर्ड यूज करा। नोमैडिक ट्राइब ट्रेडिशनली, अगर इसमें आप ऑक्यूपेशन देखोगे ना तो सॉल्ट ट्रेडिंग ये करते हैं, सॉल्ट को एक जगह से देखा होगा आपने, लोकल्स आते हैं बेचते हुए, नमक वगैरह बेचने के लिए आते हैं, तो वो वही होते हैं, वो नोमैडिज्म वाली कैटेगरी में आते हैं। फॉर्चून टेलर भी होते हैं, हाथ दिखाइए आपका फॉर्चून बता देंगे, तो वैसे भी इसमें एक काम करते हैं। कुछ आर्ट्स को भी परफॉर्म करते हैं, कहीं पेस्टोरलिज्म यानी कि लाइफ स्टॉक वगैरह को हर्ट भी करते हैं, चराहे होते हैं अपने शीप्स गोट्स को साथ में ले जाएंगे, तो ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांस ह्यूमेंस क्लियर, वो जो आपने देखा होगा ना गद्दी गोट आता है ऐसे पूरा, उनको ट्रांस ह्यूमेंस बोलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन करते हैं। चलो नेक्स्ट, मतलब इसमें नहीं है गद्दी इन्वॉल्व, वो तब आते हैं जब ऊपर की साइड बड़ी ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, वेजिटेशन नहीं बचती, तो अपने गोट्स को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। एक ट्रांस ह्यूमेंस करके मीटिंग हुई थी अजरबैजान में, जहां पे इंडिया के गद्दीज के बारे में भी मेंशन हुआ था। चलो नेक्स्ट इज सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ये जो कम्युनिटीज हैं ये पार्शियली नोमैडिक होती हैं, थोड़े टाइम के लिए माइग्रेशन करेंगी, थोड़े टाइम के लिए अपने घर वापस आ जाती हैं, किसी भी रीजन की वजह से, शायद मौसम की वजह से, शायद जो चीजें बेचने के लिए ले गए थे वो इनके पास कंप्लीट हो चुका था, मतलब आधा मूव करेंगे आधा अपने घर पे रहेंगे, तो दैट इज सेमी नोमैडिज्म। उसके बाद 2019 में अब आगे आपकी कमीशन, इडेट कमीशन अगर आ जाए, याद रखना ये 2017 में रिपोर्ट लेके आए थे, जिसमें इन्होंने बोला था अबाउट द डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। थोड़े लंबे आएंगे बोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे डी नोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक तीनों की बात इकट्ठी करी जाएगी। ऊपर आपको इसका पता चल रहा है बोर्ड का क्या पर्पस था, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कौन से वाली सोसाइटी, तो ये 3 कैटेगरीज, ठीक। तो ये किसके रिपोर्ट के बेसिस पे बनाया गया 2019 में, तो ऑन द बेसिस ऑफ इडेट कमीशन। 17 में कमीशन आया, कमीशन का पर्पस क्या होता है, इडेट कमीशन, इनका काम होता है रिपोर्टिंग करने के लिए, इनको कोई ना कोई टास्क प्रोवाइड करा जाता है, टास्क मतलब क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, इनको आंसर करना होता है, तो आंसर को यहाँ पे बोलेंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट रेडी हो जाती है इडेट कमीशन की 2017 में, फिर गवर्नमेंट ने उसको देखना शुरू करा, कैबिनेट ने उसको चेक करा, कैबिनेट ने देखा कि ठीक है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर जाके क्या बना वहां पे, डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। पर्पस क्या है, आई थिंक यहां से क्लियर हो रहा है, डेवलपमेंट करनी है उस एरिया की, वेलफेयर वहां पे प्रोवाइड करना है, एजुकेशन, इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे टाइप का यहाँ पे चीजें इंक्लूड होंगे। ये डेट कमीशन पे बना था। देन आपने एक स्कीम पढ़ी पीछे विच इज सीड, एस से आ गया स्कीम, किसके लिए, तो इकोनॉमिक, ई से एम्पावरमेंट एंड डी से डेवलपमेंट, इसी के ऊपर फोकस, मतलब सपोर्ट करना है। अगेन किन किन को, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। किन किन एरियाज में, तो नंबर 1 इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरी आ जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप, देन एजुकेशन, एजुकेशन में स्कॉलरशिप आ सकता है, आ सकता है, प्री मैट्रिक भी आएगा, पोस्ट मैट्रिक भी आएगा, 10वीं से पहले भी मिलेगी, बाद में भी मिलेगी। हेल्थ इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जाएंगे, अभी से बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होगा नहीं तो उसके ऊपर भी फोकस करा जाएगा। देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक कम्युनिटीज की, उनको अपलिफ्ट करना है। और बाकी क्लासिफिकेशन अनक्लियर है, तो इस वजह से पता नहीं चल पाता कि कितना एरिया यहाँ पे कवर अप करा गया, एक प्रॉब्लम जो निकल के आएगी, तभी रिक्लासिफिकेशन की बात करी जाती है। अब आते हैं बड़े सारे कमीशन जो डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब से एसोसिएटेड है। नंबर 1 क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1947। अब देखो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, वो ब्रिटिशर लेके आए थे, स्टोरी सुनना इसको अब ध्यान से। 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट आती है जो ब्रिटिशर लेके आए हैं, क्यों, क्योंकि उनको पीट रहे हैं ये, तो इनसे एक्सेप्ट नहीं हो रहे, तो इनको क्रिमिनल बोल दिया, बॉर्न क्रिमिनल है ये, पैदा होते ही क्रिमिनल बन जाते हैं। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, अब हमारे लोगों को अगर कोई क्रिमिनल बोल रहा है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक कमेटी बिठानी पड़ेगी, तो हमने कमेटी बिठा दी, क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी। ये कब बैठी, बिल्कुल तभी जब हम आजाद हो चुके हैं 1947 में। क्या इस कमेटी का पर्पस रहा होगा, यही फाइंड आउट करना है कि इनको बॉर्न क्रिमिनल अगर बोला है तो किस पर्सपेक्टिव पे बोला होगा। तो ये स्पेशली आया था आपके यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, वहां पे ये कमेटी बिठाई गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट फिर सबमिट करी हुई होगी और उन्होंने बताया कि किस रीजन की वजह से बताते, तो वही रीजन जो मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका एक। दूसरा आता है अनंत शायनम अयंगर कमेटी, ये 1949 में बिठाई गई थी। अगेन किसको चेक करना था, वही जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट
जिसको रिपील करना था, जो 1871 में बना था, वही पर्पस था जो सेम इसका दिया था 1947 के अंदर। दोनों ही किसके ऊपर चेक कर रहे हैं? इसके बारे में, विच इज अबाउट क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। दोनों का पर्पस एक ही था, इसी को फाइंड आउट करना कि इनको बॉर्न क्रिमिनल किस बेसिस पे बोला है। ये यूपी स्पेसिफिक आया था, ये फिर अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपील करवाने के लिए एक और कमेटी बिठाई थी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सपने में भी कोई पूछे आपसे तो आपने एक ही जगह पे टिक करना है, अबाउट दीज 3 कैटेगरीज। काका कालेकर कमीशन, जिसे फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी बोला जाता है, यहाँ पे भी 1953 में इसकी फॉर्मेशन होती है। अगेन यहाँ पे भी सजेशन लिए गए थे कि कैसे इनको क्लासिफाई करा जा सकता है, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद बीपी मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा गया 1980। बीपी मंडल कमीशन किस कैटेगरी से एसोसिएटेड है? अगेन डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। एंड देन इसके बाद नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में इसको बिठाया गया। सेम पर्पस था, कैसी प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, कैसे उसको रिजॉल्व करा जाए, कैसे स्कीम्स को बेटर इंप्लीमेंट करा जाए। तो वही रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे पता लगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के अंदर, वो भी इनके साथ बड़ा ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्टेट को, एमएलए आगे वो भी इसमें इन्वॉल्व मिले थे, एडमिनिस्ट्रेशन से इन्वॉल्व मिले थे, लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इनकी। और ये जो आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिठाया गया था, इसको लीड करा था एमएन वेंकटचीलिया, इन्होंने इसको लीड करा था। तो अगर कमेटी का नाम इनसे भी आता है तो वो भी सही रहेगा। एंड रेंके याद रह जाएगा, रेंके एक याद करनी है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी उसको, बालकृष्णन रेंके थे। तो वो कमीशन भी किससे रिलेटेड है? डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है? तो 2 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके बारे में याद रखना। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर DNTs, मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई। इसको 2014-15 में अनाउंस करा गया था। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, पैसा सेंटर ने भी देना था, स्टेट ने भी देना था। पर्पस क्या था? तो आई थिंक स्कीम में ही लिखा हुआ है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी थी DNTs को। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी गर्ल चाइल्ड जो थी, उनको भी टारगेट करा गया था कि उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो जब इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं, स्पेशली जेंडर इक्वालिटी पे, तो कौन सा SDG इंश्योर हो रहा है? 5, चलो ठीक है 5 नहीं, वो रिड्यूस इनइक्वालिटी, हाँ ठीक है, वो ब्रॉड आ गया थोड़ा, उसमें हर टाइप की इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर DNT बॉयज एंड गर्ल्स। स्कूल दूरी पे है, कॉलेज दूरी पे है, तो यहाँ पे हॉस्टल बनाने की बात करी गई थी। ये भी 14-15 में ही अनाउंस करी गई थी स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, यानी कि सेंटर एंड स्टेट दोनों ही पैसा लगाएगा। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, UT एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, उसमें हॉस्टल बनाए गए, बॉयज के लिए भी एंड गर्ल्स के लिए भी। और उनको दिए गए वो हॉस्टल स्पेशली जो DNT से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब SC ST OBC की यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है, उनके लिए सेपरेट कोटा होता है हॉस्टल में। आपने देखा होगा जब हॉस्टल की सीट्स एलोकेट करी जाती है, कोटा मिलता है उनको कि आपके नंबर कम भी हैं, आपको फिर भी हॉस्टल की सीट प्रोवाइड करी जाती है। तो उनके अलावा DNTs के लिए अलग से हॉस्टल फैसिलिटीज बनाई गई थी। रह जाएगा याद? तो इंपॉर्टेंट से कमीशन, इडेट कमीशन रिलेटेड टू DNTs, हाँ, जो आपके डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। उसके बाद धेबर कमीशन, ये PVTG से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट था, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं, एजुकेशन के बेसिस पे बैकवर्ड रहे हैं, पर PVTG जो थे वहां पे हम चाहते हैं वो उनकी लिटरेसी जो है वो कम होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल प्रिमिटिव होनी चाहिए, ज्योग्राफिकली वो आइसोलेटेड होनी चाहिए, वो डिमांड करते हैं, उनके कस्टमरी लॉज वो चीज डिमांड करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अलग है, ये डिमांड करते हैं हमें भी मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए, तभी रिक्लासिफिकेशन के ऊपर सारा इश्यू था। बीपी मंडल कमीशन रिलेटेड टू, ये भी DNTs आ जाएगा। और उसको फर्स्ट क्या बोला मैंने अभी, कमीशन कौन सा बोला? बीपी मंडल बोला, ठीक है। काका कालेकर वाज द फर्स्ट OBC कमीशन, ठीक है। तो ये सारे DNT से रिलेटेड है, तो इनको याद रखना।